तो दोस्तों यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज से अपना प्री टाइम बैच स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना है, ठीक है। 5 जनवरी से अपनी प्री टाइम बैच स्टार्ट हो रही है। कल मैंने ग्रुप पे अपनी, ठीक है, जो लेक्चर्स कैसे हम लोग बनाने वाले हैं, कैसे डिजाइन करने वाले बेस क्लास में, उसकी एक आपको पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया था। आप देखेंगे मैंने टारगेट रखा है हम लोग का कि 20 क्लास में हम लोग अपनी क्या करेंगे, हिस्ट्री खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपना शेड्यूल दिखाता हूं, अपनी प्लान, लेक्चर प्लान मेरा क्या है। मैं लेक्चर प्लान पे बात करता हूं। ध्यान देना दोस्त, जब भी बात प्री टाइम यानी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की आती है, ठीक है, तो क्रैश कोर्स का मतलब भी होता है कि हम उन तरीकों पे चर्चा करेंगे या उन चैप्टर्स पे, उन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आसान हो। सीधी सी बात है, यानी ये कोई डिटेल कोर्स नहीं है। पहली चीज दिमाग में रखनी है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टोन एज पढ़ाऊंगा तो स्टोन एज क्या था, कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुआ, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है, टूल्स के बारे में बैठ के 1 घंटे की क्लास में, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। यहां मेरा टारगेट रहेगा कि जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग जाके आपको प्रैक्टिस करा लेना, ठीक है। सेम उसी के अकॉर्डिंग जाके आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करा लेना है। यहां पे मेरा उद्देश्य क्या है, बस और बस यह है, ठीक है। ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज समझेंगे, मैंने यहाँ पे जो 20 क्लासेस की आपकी लेक्चर प्लान किया है, ये चीज देखेंगे यहाँ पे आपको 20 क्लासेस। तो मैं एनसीएंट के लिए आपकी 5 क्लास रखा हूँ। पहली क्लास जो कि इंट्रो क्लास है, ठीक है, और उसमें आपकी एक चैप्टर शामिल होने वाली है, ठीक है। जैसे देखेंगे लेक्चर नंबर 1, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने केवल क्या रखा है कि भैया मैं आपको केवल, ठीक है, जो स्टोन एज है उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं, केवल और केवल। आप सोचेंगे कि सर स्टोन एज तो मैक्सिमम 20 मिनट का क्लास, 22 मिनट का, या मैक्सिमम मुर्गे 25 मिनट का होना चाहिए, तो क्या आज केवल 25 मिनट की क्लास होगी? तो आंसर है नहीं। आज पहले मैं अपनी प्लान आपको बताऊंगा। प्लान बताने से क्या होगा कि आप भी मेरे से खुद को जोड़ पाएंगे। देखिए मैंने क्या किया कि स्टोन एज को लिया है, ठीक है। देखिए स्टोन एज एक ऐसा टॉपिक है जहां से नॉर्मली यूपीएससी तो क्वेश्चन नहीं बनाती है, लेकिन यूपीपीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। खास तौर पे ध्यान देना है, जो नियोलिथिक पीरियड है, जो मेसोलिथिक पीरियड है, जो मध्य प्रसार काल और नव प्रसार काल का जो दौर आता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीपीसीएस के लिए, और अक्सर यूपीपीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछ देती है, ठीक है। ध्यान देना है। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1 में आज क्लास की प्लान बात करेंगे और इसके साथ साथ जो अपना, ठीक है, स्टोन एज है, इस स्टोन एज के बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड जो हम लोग का क्लास होने वाला है उसमें हम लोग आएंगे हड़प्पन साइड पे, हड़प्पन कल्चर पे, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, जिसके उसके जैसा ना कल्चर तब कोई था, ना ही हम लोग आज उसके जैसा हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमको पता है कि जो विश्व की पहली, ठीक है, नगरीकरण हुई है, जो जिसका फर्स्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका हड़प्पन में होता है। और यकीन मानो दोस्तों, आज भी भारत के कुछ सिटीज को छोड़ दो तो वैसी, ठीक है, जो नगरीकरण है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक किसी ने नहीं पाया है, आज तक किसी ने नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत यूनिक चैप्टर है। हम लोग हड़प्पन से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सेप्ट करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक है हड़प्पन, ठीक है, सिविलाइजेशन। इसके साथ हम लोग देखेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है। वैदिक पीरियड भी यहां पे खत्म करेंगे। जब बात आती है दोस्त वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड में हम लोग पता है हमको 2 टॉपिक्स हो जाता है। एक अपना आता है ऋग्वेद यानी ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। एक अपना आता है ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में ध्यान देना है, आपकी जो 4 वेद है उनमें जो सबसे पहला और प्रमुख वेद है जो, जिसका नाम है ऋग्वेद। क्योंकि ऋग्वेद की रचना इसी ड्यूरेशन में हुई थी, इसलिए इसको हम लोग ऋग्वेद के नाम से या ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अच्छा दोस्त, इसके बाद से अब आएगा आपका क्वेश्चन कि सर अगला क्या है, तो अगला आपका है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, यानी उत्तर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगला आपका है उत्तर वैदिक काल, यानी हम लोग कह सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो जो आपके बाकी वेद हैं, बाकी 3 वेद जो आपके हैं, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो बाकी जो आपके 3 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है, ये जो साहित्यिक रचना है आपकी लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड साहित्यिक रचना है। तो अगला हम लोग देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड चीज देखेंगे, कैसे कैसे यहाँ पे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, कैसे यहाँ पे पॉलिटिकली सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, कैसे इकोनॉमी, ठीक है, यानी समाज, आर्थिक व्यवस्था का डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर जो है क्लास वो आपकी ये है। थर्ड नंबर क्लास की जब दोस्त बारी आती है तो यहाँ पे मैंने लिखा है नवीन धर्मों एवं संप्रदायों का उदय।
ठीक है। जब बात आती है दोस्त नवीन धर्मों की, तो हमको पता है 600 बीसी में, ठीक है, 600 बीसी में इंडियन सोसाइटी में दो नए धर्म आते हैं। एक का नाम है जैन धर्म और एक का नाम है बौद्धिज्म। दो धर्मों का जन्म होता है। इसी के साथ कई संप्रदाय, ठीक है, आगे चलकर जैनिज्म भी कई सारे संप्रदायों में बढ़ जाएगा, हिंदुज्म भी कई सारे संप्रदायों में, ठीक है, वैष्णव मत, शैव मत, ऐसे कई सारे मतों में डिवीजन होता है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इनकी इसमें जो लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, जो इनकी प्रिंसिपल्स थी, क्या इनके बीच में डिफरेंस रहे हैं, ठीक है, इन चीजों को जाके हम लोग देखेंगे। तो तीसरा लेक्चर आपके इस पैटर्न पे होने वाला है। जो चौथी लेक्चर हम लोग को पता है कि जो मगध आपका मगध है, ठीक है, महाजनपद पीरियड में आप देखेंगे कि मगध का आपका उत्थान होता है विभिन्न हर्यंक वंश से लेते लेते आगे बढ़ते हुए, ठीक है। जो आपका मौर्य पीरियड आता है उसमें जो मगध है वो आपके अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्ध हो जाता है। यानी जो जिस मगध पे एक छोटे, ठीक है, राज्य का जन्म होता है हर्यंक वंश पे, वो मौर्य ड्यूरेशन में आते आते आपके अफगानिस्तान तक, इधर गांधार तक, उधर उड़ीसा तक, साउथ में कर्नाटक तक इसका प्रसार हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे आपका मौर्य पीरियड क्या था और कैसे मौर्य पीरियड डिक्लाइन किया। तो कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, जिन क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ उनको हम लोग मौर्योत्तर पीरियड, ठीक है, यानी लेटर मौर्य पीरियड ध्यान देना है, ठीक है। जो पोस्ट मौर्यन पीरियड्स हैं, ठीक है, कि जो डायनेस्टीज रही हैं, हम लोग उनके बारे में अपने क्लास नंबर 4 में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लास नंबर 5 आएंगे तो फिर देखेंगे गुप्तों ने एक अखिल भारतीय राज्य का, एक अखिल भारतीय, ठीक है, साम्राज्य का न्यू रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे गुप्तों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम मौर्य और गुप्तों में देखेंगे कैसे आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली मौर्योत्तर ड्यूरेशन में जो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। और मौर्यों में अशोका का, मौर्य में अशोका खूब फेमस है, ठीक है। अशोका हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, ठीक है। रूलर्स हम लोग बहुत अच्छे से उसी को देखेंगे जिसको आयोग के द्वारा टारगेट किया जाता हो, ठीक है, जिसको आयोग के द्वारा टारगेट किया जाता हो। अब देखिए, अब बात आती है कि हम लोग इसके से गुप्ता देखेंगे और गुप्तोत्तर काल देखेंगे, ठीक है। गुप्ता पीरियड को आर्ट एंड कल्चर का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा कहा जाता है। तो ऐसा क्या आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये देखेंगे। जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके द्वारा क्या चीज नए एडमिनिस्ट्रेशन में नई न्यू रखी गई उसको देखेंगे। तो यानी हम लोग का लेक्चर नंबर 5 जो होने वाला है वो आपका गुप्ता पीरियड और इसमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बेस्ड होने वाला है। और आपका एंशिएंट की लास्ट क्लास होनी है वो होनी है आपकी साउथ इंडिया पर, और वो है आपका संगम युग। हमको पता है इतिहास में 3 संगम सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो संगम युग के बारे में देखेंगे और नीचे के जो आपके 3 राजवंश है जिनका नाम है चोर, चेर, पांडे, बेसिकली इनके ऊपर अपनी चर्चा को फोकस करेंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग का है संगम युग। तो ये हो गए आपके पहले 6 लेक्चर्स जिसमें हम लोग एंशिएंट को डिजाइन किया। हाँ, ध्यान देंगे इसके साथ हम लोग कुछ बैक ईयर के क्वेश्चंस भी साथ साथ करते रहेंगे। लास्ट में क्लास के बैक ईयर के क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। जो बैक ईयर के क्वेश्चन करेंगे उनकी संख्या 5 से 6 क्वेश्चन हो जाएगी। यानी अगर हम लोग 5 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं तो एक पूरा 100 से 120 क्वेश्चन के करीब में हम लोग इसमें पूरे आपकी हिस्ट्री में देखने वाले हैं। जो 120 क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ऑलरेडी आयोग के द्वारा, यूपीएससी और यूपीपीएससी के द्वारा उसको पूछे गए रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर प्लान, ठीक है। आपकी यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने शेड्यूल दे दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, आपके हम लोग देखेंगे मेडुअल हिस्ट्री। मेडुअल हिस्ट्री में दोस्त हमको पता है, ठीक है, कि अरबों का आक्रमण होगा। अरबों के आक्रमण के बाद क्या है, एक मोहम्मद गोरी नामक एक इंसान आता है और वो क्या करेगा, भारत में पहली बार मुस्लिम न्यू रखेगा। 1192 1192 का आपको तराइन का सेकंड वार अगर याद होगा तो वहीं से भारत में क्या होती है, 1192 में भारत में पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ेगी। मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ेगी, ठीक है, मुस्लिम इंपायर की नींव पड़ती है, ठीक है। इसके पहले भी कुछ अटैक ऑलरेडी 912 वगैरह के ड्यूरेशन में हो चुके हैं, ठीक है, आपकी गुजरात वाले बेल्ट पे। लेकिन बेसिकली मुस्लिम राज्य की नींव आपकी पड़ती है 1192 से पड़ती है। यहां से दिल्ली में क्या होगा कि ये वार किसने किया है, तो एमजी यानी महात्मा गांधी नहीं, गोरी, मोहम्मद गोरी के द्वारा क्या किया जाएगा, 1192 पे दिल्ली पे कंट्रोल किया जाएगा। दिल्ली पे जब कंट्रोल करता है तो गोरी क्या कहता है, देखिए बेसिकली जो ये ड्यूरेशन रहता है यहां पर जो अपने दास होते, जो स्लेव्स होते हैं, स्लेव्स की जो इज्जत थी, स्लेव्स का जो रिस्पेक्ट था वो अपने पुत्रों से ज्यादा होता था। यही रीजन है कि कितनी बार इंपरर्स को देखा गया है कि वो अपने पुत्रों की जगह अपने दासों को गद्दी पे बैठाते थे, ठीक है। जैसे मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश यानी आईएल, ठीक है। यानी
ऐबक को वो क्या करेगा, दिल्ली की गद्दी थमाएगा। और जब ऐबक दिल्ली की गद्दी पे पहुंचेगा तो वो अपने जो डायनेस्टी स्टार्ट होती है उसको हम लोग कहते हैं गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, या इसी को हम लोग कहते हैं ऐबक वंश। ठीक है, क्योंकि पहला कौन है वास्तविक शासक, तो पहला वास्तविक शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत यानी स्लेव डायनेस्टी का सबसे वास्तविक और स्वतंत्र शासक कौन माना जाता है, इल्तुतमिश माना जाता है। क्यों माना जाता है, ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने बताया है कि इल्तुतमिश क्या था, स्लेव था। मैंने यहां पे लिख दे रहा हूं स्लेव, और ऐबक किसका स्लेव था, एमजी का स्लेव था। यही कारण है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दासों का दास, यानी ठीक है, दासों का दास कहा जाता है, क्योंकि जो ऐबक किसका दास था, गोरी का, और गोरी ऐबक का दास कौन था, इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को हम लोग क्या कहते हैं, दासों का दास कहते हैं, दासों का दास कहते हैं। क्लियर बात। अब ध्यान देंगे, हालांकि इल्तुतमिश की बहादुरी को देखते हुए, ठीक है, ऐबक के रहते ही, कुतुबुद्दीन ऐबक के रहते ही इल्तुतमिश की बहादुरी को देखते हुए क्या होता है, एक घटना आती है। मैं इल्तुतमिश जब पढ़ाऊंगा उसमें चर्चा करूंगा। एमजी ऐबक से कहेगा कि यार कि इतनी वीर योद्धाओं को कभी गुलाम नहीं बनाते, ठीक है, इसको तुम स्वतंत्र करो गुलामी से। ठीक है, तो अब भाई आका यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कह रहा है गुलामी से मुक्त करने के लिए, खुद उसके मालिक जिसका वो स्वयं गुलाम है, उनका नाम है मोहम्मद गोरी। तो गोरी के कहने पे इल्तुतमिश को क्या कर दिया जाता है, गुलामी से मुक्त कर दिया जाता है। यानी स्लेव डायनेस्टी का पहला स्वतंत्र शासक कौन बनता है, तो वो बनता है इल्तुतमिश। ठीक है, समय बीतता जाएगा। ठीक है, कई सारे दिल्ली सल्तनत में लगभग 5 वंशों का शासक आता है। ठीक है, और इन 5 वर्षों के शासन में अंततः लोदी वंश को कौन छीनेगा, तो गोरी के द्वारा, ठीक है, इब्राहिम लोदी से, ठीक है, दिल्ली सल्तनत छीन ली जाएगी। और यहां से आप बता सकते हैं हमको पता कि P1 मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। P1 मींस पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। आप बता सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ, और यहीं से एक बाबर नामक एक इंसान आता है फारस से, जो कि अपने आप को तैमूर का वंशज बोलता है। ठीक है, चंगेज खां और तैमूर का दोनों का वंशज अपने आप को बोलता है। ठीक है, लेकिन तैमूर का वंशज कहना खुद को ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि चंगेज की एक नेगेटिव इमेज थी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, और तैमूर की एक अच्छी इमेज थी, डेवलपमेंट वाली भी इमेज थी, तो ये तैमूर से अपने आप को लिंक करता है। बाबर, अब ध्यान देना, हम लोग अगले में क्या है, आर्ट एंड कल्चर, लेक्चर 8 में हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो देखने वाले हैं। ठीक है, यानी इस ड्यूरेशन में जो आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, जो स्कल्पचर्स में डेवलपमेंट हुआ है, जो पेंटिंग में डेवलपमेंट्स हुआ है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग दिल्ली सल्तनत में भी देखने वाले हैं। तो बेसिकली यूपीपीएससी यहां से जो लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ है प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन यूपीपीएससी और यूपीएससी बनाते हैं। यही हाल इसका मुगलों में भी है कि यहां पे भी वो लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन दो पे जाके क्वेश्चन बनाती है। अब ध्यान देना, यानी दिल्ली सल्तनत और इनके ऊपर जो रूलर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ध्यान देना है, वो या तो उनकी पॉलिसीज बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, रूलर्स के पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, या इनके ड्यूरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट घटना हो, उन घटनाओं की ठीक है, उन इवेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में यही क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो हम लोग लेक्चर 9 में मुगल्स को देखेंगे और उसके बाद से अगले में, यानी 2 लेक्चर मैंने रख दिया है आपके मुगल के लिए और 2 लेक्चर मैंने रख दिया आपके दिल्ली सल्तनत के लिए। ठीक है, ध्यान देंगे, जो मुगलों का ड्यूरेशन रहता है उसी में एक बार दिल्ली सल्तनत और आ जाती है। कैसे? हुमायूं से हुमायूं किससे पराजित होगा? तो शेर शाह सूरी से पराजित होता है। शेर शाह सूरी से हुमायूं पराजित होता है। 15 वर्ष के लिए आप देखेंगे सूरी वंश आती है, यानी दिल्ली सल्तनत दोबारा आ जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। तो 15 वर्ष ईयर का गैप है, ठीक है, मुगलों के पूरे शासन तंत्र के बीच में। उस गैप के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग का क्लास क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 11। तो हमको पता है कि भारत में 2 साम्राज्य ऐसे रहते हैं जो माना जाता है कि विकल्प बन सकते हैं। किसका? मुगल का विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि अभी मुगल डायनेस्टी चल रही है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी, ध्यान देना है, 1707 में जब आपकी औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की जब डेथ होगी, ठीक है, ठीक, तो जब औरंगजेब की डेथ होगी तो उसके बाद से मुगल एम्पायर क्या होने लगेगा? जो मुगल एम्पायर है, ठीक है, वो डिक्लाइन करने लगेगा। और जाहिर सी बात है मुगल डिक्लाइन करेगा तो जो रीजनल स्टेट्स है,
जो रीजनल स्टेट्स हैं वो क्या होने लगेंगे, वो अपने आप को इमर्ज करेंगे, अपना उत्थान करेंगे। तो कई सारे रीजनल स्टेट्स का जन्म होता है, ठीक है। उस रीजनल स्टेट्स के जन्म देने वाले यानी संस्थापक कौन है, कैसे कैसे वो रीजनल स्टेट्स, ठीक है, एक अपने आप को ऊंचा दर्जा देते हैं, फिर उन रीजनल स्टेट्स पे कैसे ब्रिटिश कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाली हैं। लेकिन सबसे अच्छी एग्जांपल आपके सिख और मराठा साम्राज्य, ठीक है, ठीक है। मराठावाड़ा से एक छोटे से, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र से शिवाजी का उद्भव होता है और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं पानीपत के तृतीय युद्ध में ऐसी होती है कि जो मराठा साम्राज्य के प्रसार को रोक देती है। जस्ट यही ध्यान देंगे सिख में होता है, ठीक है, एक विचारधारा, ठीक है, एक रिलीजन, एक धर्म, ठीक है, कैसे एक पॉलिटिकल इंपायर के तौर पर आगे आता है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, किन कारक तत्वों ने एक पॉलिटिकल इंपायर के तौर पे इनको प्रेरित किया, वो सभी घटनाक्रम को हम लोग बहुत बेहतरीन देखेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन देखने वाले हैं। तो यहां पे हम लोग दिल्ली सल्तनत देखने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत उनकी ड्यूरेशन जो आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर का डेवलपमेंट वो देखेंगे। मुगल पीरियड देखेंगे, मुगल पीरियड में जो आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट वो देखेंगे। साथ ही साथ मुगलों में हम लोग कुछ भक्ति मूवमेंट देखेंगे। हमको पता है भक्ति मूवमेंट, भक्ति एवं सूफी मूवमेंट यहां पर रहना चाहिए था, ठीक है। जो भक्ति मूवमेंट है वो हिंदुज्म में जो बाह्य आडंबर यानी, ठीक है, जो रिलीजियस हम लोग कह सकते हैं कि जो आडंबर है, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए, मीडिएटर्स को खत्म करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट लिंक ईश्वर से, गॉड से डायरेक्ट लिंक जोड़ने के लिए भक्त का, ठीक है, भक्ति मूवमेंट उठता है। यही ध्यान देंगे मौलवियों के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए सूफी मूवमेंट चलता है। तो किस किस भक्ति मूवमेंट के क्या प्रकार थे, कैसे साउथ में बढ़ा, कैसे नॉर्थ बढ़ा, किन किन के निर्देशन में बढ़ा, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। और यही सूफीज में, सूफी घरानों में है, ठीक है। अगला हम लोग सिख और मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। यहां से हम लोग आएंगे मॉडर्न इंडिया पे। दोस्त जब मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखेंगे कि 1600 के अराउंड क्या होता है, 1600 ईयर के अराउंड क्या होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर लेगी, ठीक है, अपनी क्वीन से, और ईस्ट के व्यापार पे, ईस्ट में ही आपका इंडिया पड़ता है, ईस्ट के ट्रेड पे एकाधिकार कर लेगी। यानी मैडम से कहेगी मैडम आप हमसे कुछ जो चाहिए आप ले लीजिए, बदले में आप कोई अदर कंपनी मत भेजिएगा व्यापार करेंगे, मैं अकेला व्यापार करूंगी, बहुत ईमानदारी से करूंगी, आप जो कहेंगे वही होगा। तो ये क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 1757 तक और 1761 में दो लड़ाइयां लगती है। आप 1757 में कौन सी लड़ाई लड़ती है और 61 में कौन सी लड़ाई लड़ती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। होता क्या कि कहीं ना कहीं बंगाल पे जाके कब्जा कर लेगी, बंगाल की क्या मिल जाएगी इसको, ठीक है, बंगाल की कंट्रोल मिल जाएगी। बेसिकली रेवेन्यू वाले मुद्दे पे कंट्रोल कर लेगी और 1761 में तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल कर लेगी, यानी बंगाल की दीवानी बन जाएगी। बंगाल की दीवान आपका बन जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली लेक्चर में जो 12वां नंबर आपका लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अप टू बक्सर, यानी बक्सर आते आते, ठीक है, जो जिन क्षेत्रों का विजय की है वो हम लोग देखने वाले हैं। यानी इसमें बेसिकली प्लासी, बक्सर, जो अंग्रेजी कंपनियों का आपस में लड़ाई है, चाहे कर्नाटक वार हो वगैरह वगैरह, ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे अदर जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज थी यूरोपियंस, उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा को कम करती, कैसे डचों से कम करती, कैसे पुर्तगीज से कम करती, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से वो फ्रांसीसियों से करती है, ये सारी चीजें हम लोग, यानी बेसिकली यहाँ पे कर्नाटक फर्स्ट और सेकंड वार भी, थर्ड वार भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से सेकंड करा कि 1857 के पहले का तरह देखेंगे, यानी कंपनी जब प्लासी जीत रही है तो अगले 100 ईयर तक क्या करेगी, अगले 100 ईयर तक भारत के डिफरेंट क्षेत्रों पे कंट्रोल करेगी, अपनी जरूरत के लिए लैंड पे कंट्रोल करेगी, यानी डिफरेंट इंपायर्स पे कंट्रोल करेगी। इसके लिए वो क्या करेगी, कई सारी पॉलिसीज को लेके आएगी, ठीक है, कई सारी यूरोपियन पॉलिसीज, यानी ठीक है, उस पॉलिसीज को लाएगी जो इनके हितों के अनुसार हो, ठीक है। तो अपनी पॉलिसीज इस ड्यूरेशन में वो कई सारी गवर्नर जनरल्स बनेंगे। देखिए मैंने लिखा है जीजी, यानी गवर्नर जनरल के निर्देशन में, ठीक है, कैसे क्षेत्रीय विस्तार होता है, ठीक है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के की जियोग्राफिकल एक्सपेंशन होती है, उसको हम लोग देखने वाले, उन सभी घटनाओं को। जाहिर सी बात है इसी बीच में भारत में क्या हो रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है, यानी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्यों रहा है, यानी जाहिर बात है कि समाज में कुछ कमियां आ गई होंगी, धर्म में कुछ कमियां आ गई होंगी, और इन्हीं समाज एवं धर्म में व्याप्त कमियों को, सोसाइटी एवं रिलीजन में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए क्या होगा, बेसिकली एक मूवमेंट चलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार
आंदोलन बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे, इसमें कई सारे इंस्टीट्यूट्स बने हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, उन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से कैसे सुधार किया जा रहा है उन चीजों को देखेंगे। आगे हमको बताएं 1857 की क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति हुई है, किन कारणों से हुई है, किन किन क्षेत्रों पे किसने लीड किया, कैसे इस क्रांति को दबाया गया, उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, 1858 का है, उन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे कह रहा है कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्रांतियां, इसके पहले भी कई सारे ट्राइबल्स ने क्रांतियां की हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना है। यहां से प्री में बेसिकली यहां से यूपी पे देखिए, अभी मैंने जो टॉपिक उठाया सारे में इंपॉर्टेंट आपके। ठीक है, ध्यान देना है। आगे क्या है, आगे ध्यान देंगे कि आपका कांग्रेस का गठन हो रहा है, कांग्रेस का गठन हो रहा है, और कांग्रेस की गठन क्या विभाजन कब हो रहा है, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है, क्योंकि दो विचारधाराएं आ जाएंगी, एक विचारधारा गर्म दल का होगा और एक नरम दल का, यानी एक सॉफ्ट पॉलिसी की होगी और एक बहुत एग्रेसिव पॉलिसी की विचारधारा आती है। ठीक है, जिसको लाल बाल पाल क्या करेंगे, लीड करेंगे। तो यानी विचारधारा की लड़ाई होगी। तो हम लोग देखेंगे कांग्रेस की हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग एक क्या करेंगे ना कि इसमें कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है, ठीक है, इसके गठन से लेकर लास्ट तक वो तो एक ही साथ पढ़ लेंगे। लास्ट तक का अधिवेशन क्या करेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे, एक चार्ट के माध्यम से उसको एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसके बीच में जो अन्य घटनाएं हुई हैं, जो अन्य इंस्टीट्यूशंस बने हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के अकेले कांग्रेस नहीं बन रही है, कई सारे इंस्टीट्यूशन और बने हैं, उन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से कैसे नेशनल मूवमेंट को चलाया जा रहा है, कैसे सोशल मूवमेंट को चलाया जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग जब 1907 तक की कहानी पढ़ लेंगे तो 1907 में विभाजन हो रहा है और 1916 में फिर से क्या हो रहा है, लखनऊ पैक्ट हो रहा है। लखनऊ में एक अधिवेशन होता है 1916 में, तिलक जी उसमें भूमिका निभाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की दोनों विचारधाराएं एक होंगी और नेशनल मूवमेंट को गति मिलेगी। यहीं पे आपके महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहीं से शुक्ला जी क्या करते हैं, रामचंद्र शुक्ला जी महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण में आमंत्रित करते हैं। ठीक है, और गांधी जी चंपारण जाएंगे। ठीक है, और यहां पे क्या है कि बेसिकली जो नील कृषक थे उनके हित में एक सत्याग्रह चलाते हैं और वो सत्याग्रह आंशिक तौर पर सफल हो जाता है। जो टारगेट से वो पूरी, कभी देखिए अंग्रेजों से आप पूरा नहीं छीन सकते, जो पावरफुल इंसान होता है उससे सारी चीजें आप नहीं छीन सकते। ठीक है, पार्सली छीन सकते हैं। और जब पहली बार कोई ऐसा हो रहा ना कि अंग्रेजों से अपनी बात मनवा ले रहा है, ठीक है, तो यहां से गांधी जी की रिस्पेक्ट में वृद्धि होगी। माना जाएगा कि गांधी जी में चमत्कारी शक्तियां हैं, गांधी जी में वो ईश्वर देखा जाएगा जो देश को यानी अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है, गांधी जी में वो चमत्कारी शक्तियां देखी जाएंगी। ठीक है, यानी अब यहां से गांधीयन फेज स्टार्ट होगा। गांधीयन फेज को मेरा टारगेट है कि मैं 3 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा। ठीक है, 3 लेक्चर्स मैंने यहां पे रखा है। तो इस तरीके से मैंने कुल 20 आपके चैप्टर्स जारी किए हैं। हम होता है गांधी जी आएंगे तो कई सारे असहयोग आंदोलन चलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, और इस बीच में अन्य कई सारी घटनाएं साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, तो वो सभी चीजें हम लोग साथ साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्लास मैंने आपके लिए क्लियर किया है। तो 3 क्लास मैंने आपके बेसिकली गांधीयन मूवमेंट क्लियर किया। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लासेस का डिवीजन। अब मेरा टारगेट है कि मैं इसको 20 क्लास में खत्म कर दूंगा। ठीक है, क्लासेस अराउंड 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट के करीब में क्लासेस रहेंगे। 1.5 घंटे के ऊपर तो क्लास किसी कीमत पे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे से 20 मिनट, 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट तक की आपकी क्लास रहेगी और इसमें आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कुछ काम मैं आपको साथ साथ बोलूंगा करना है। ठीक है, ध्यान देना है। यूपीएससी के लिए दिमाग में रखना है, आपके पास बैक ईयर की बुक होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ आप लोग बैक ईयर सॉल्व करेंगे। यूपी पीसीएस वालों के पास भी क्या होनी चाहिए, बैक ईयर की बुक होनी चाहिए। अपने साथ ये 2 चीज पैरेलल रखना, वरना तैयारी काम नहीं। आप तैयारी मुझे चेक करने के लिए करेंगे तो आप असफल रहेंगे, सीधी सी बात ना। मैं क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं, मैंने पहले बोला मैं डिटेल। आपको क्या है कि मैं यहां पे वो ताकत आपको दूंगा जिस हिसाब से आप चल सके, दौड़ना आपको है। ठीक है, अब बात आती है कि यूपी पीसीएस के लिए बैक ईयर की बुक एक 30 ईयर की आती है। बैक ईयर की बुक 30 साल का बैक ईयर होता है। ये है आपका यूथ कंपटीशन का। यूपीएससी का आप किसी का ले लीजिए, आप चाहिए तो दृष्टि का ले लीजिए। ठीक है, तो कौन सा बैक ईयर लेना है अब बता दिया। देखिए, जब मैं आपको बुक से स्टार्ट करूंगा ना, चूंकि अभी टाइम है आपके पास, अभी कुछ कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे मैं हिस्ट्री में मैं जरूर चाहता हूं कि यूपी पीसीएस वाले भी क्या करें ना, यूपी पीसीएस वालों को क्या करना है, इसी क्लास के साथ साथ उनको घटना चक्र लगानी है। क्लियर बात, इसी क्लास के साथ साथ आप लोग घटना चक्र की बुक लगाएंगे। ठीक है, यानी अब जैसे ये 20वां क्लास खत्म होगा, आप लोग की घटना चक्र भी आपके साथ खत्म होनी चाहिए। क्लियर बात, हाँ तो हाँ। ठीक है, घटना चक्र यूपी पीसीएस वाले साथ साथ खत्म कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है।
अच्छा, यूपीएससी वाले क्या करेंगे, अगर आप लोग ने कहीं कोचिंग होगी, आपके पास कोई नोट्स होगा, तो साथ साथ आप लोग कोशिश करेंगे कि उस नोट्स को खत्म कर देंगे। नहीं तो मार्केट से कोई, जैसे आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स है, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग साथ साथ वो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस क्लास के साथ साथ। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है दोस्त, तो पहला टॉपिक आपका है स्टोन एज। यानी एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जो स्टोन यानी पत्थरों के इर्द गिर्द डेवलप हुई हो। यानी जब इंसान का जीवन शैली पूरी तरीके से क्या हो, पूरी लाइफ स्टाइल किससे प्रभावित हो, स्टोन से। इंसान को खाने भी किससे मिल रहा है, पत्थरों से मिल रहा है। इंसान रह भी कहां रहा है, पत्थरों में रह रहा है, यानी पत्थर की गुफाओं में, केव्स में रह रहा है, बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से शिकार कर रहा है, और शिकार करके क्या कर रहा है, वो अपना जीवन जी रहा है। यानी स्टोन एज में जो इंसान होगा वो कैसा होगा, वो हंटर होगा, यानी शिकारी होगा, प्लस क्या होगा, फूड गैदरर होगा। ठीक है, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होगा। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक होगा। अब देखिए, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते ना, तो हिस्ट्री को हम लोग 3 फेज में बांटते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। हिस्ट्री को हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज में बांटते हैं, ठीक है। एक फेज को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना है, मैं यहां पे बता दूं, ठीक है, एक ऐसा फेज जिसमें इंसान के पास कोई टेक्सुअल रिकॉर्ड मिलता है, यानी उसके पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस इंसान को जानने के लिए, ठीक है। यानी कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड, कोई टेक्सुअल रिकॉर्ड नहीं है, यानी उनको लिखने पढ़ने नहीं आ रहा था। अब हम लोग एक बार उस इंसान की स्टडी करते हैं जिसमें आपका स्टोन एज आता है, ठीक है। यानी उनके पास जब टेक्सुअल रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को जानने के लिए हमको क्या होना पड़ता है कि हम लोग को जो पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ठीक है, ध्यान देना है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है उनके ऊपर हमको डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, लॉजिकल एविडेंस, ठीक है, इस पे हमको निर्भर रहना पड़ता है। यानी हमारे पास जब किसी ड्यूरेशन का टेक्सुअल रिकॉर्ड ना हो, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, जिस हिसाब से हम लोग उस ड्यूरेशन की, ठीक है, क्या मान्यताएं थी, क्या रिलीजियस मान्यताएं थी, क्या सोशल मान्यताएं थी, क्या उनका जीवन शैली था, ठीक है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक दौर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको टेक्सुअल रिकॉर्ड मिलेगा, यानी आपको उस दौर का क्या होगा कि टेक्सुअल रिकॉर्ड तो मिलेगा, यानी लिखित साक्ष्य आपको मिलेंगे, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, यानी वो क्या है, अपठनीय है। क्लियर बात, एक ऐसा दौर आपको देखने को मिलता है। इस ड्यूरेशन को भी जानने के आपके पास तो फिर क्या सोर्सेज बनते हैं भाई, साक्ष्य हमको टेक्सुअल रिकॉर्ड तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास, ठीक है, उस ड्यूरेशन को जानने के लिए उस लैंग्वेज को हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर से क्या हो रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे डिपेंड हो जा रहे हैं। यानी एक ऐसा ड्यूरेशन आपको मिल रहा है जहां पे आपके पास टेक्सुअल रिकॉर्ड भी है, जहां पे आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, लेकिन मजबूरी में आपको कहां डिपेंड होना पड़ता है, मजबूरी में आपको डिपेंड होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है कहां पे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एक तीसरा ड्यूरेशन आपके पास आता है, ध्यान देना है, जहां पे आपके पास टेक्सुअल रिकॉर्ड भी होता है, जिस ड्यूरेशन को जानने के लिए आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, और ये दोनों से आप हिस्ट्री जान सकते हैं। यानी अब क्या है, जो आपके पास टेक्सुअल रिकॉर्ड है आप उसको पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ा जा सकता है। क्लियर बात। अब समझो एक बात को,
जो ये पहला दौर है ना, इसका एग्जाम्पल आपका आता है स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज। ठीक है, अब समझना है, जो ये दूसरा दौर है, इसको इसके बारे में हम लोग कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो तीसरा दौर है, इसको हम लोग कहते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड। इन तीनों के एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। ठीक है, इन तीनों के एग्जाम्पल देख लिए। अब बताते हैं इस दौर को कहते क्या है। ठीक है, तो जो पहला दौर है उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देना है, प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, ध्यान देना है। जो दूसरा रिकॉर्ड है उसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान देना है, जो दूसरा ड्यूरेशन है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इस ड्यूरेशन को कहते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर बात? ये स्क्रीन आप लोग देखिए, आप ये चीज आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, यहां से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, यानी पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाषाण काल के बारे में अब देखेंगे दोस्तों। आपका ठीक है, जो आपका स्टोन एज है ना, ये एक दो दिन का पुराना नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, ये आपके लाखों साल पुराने की हिस्ट्री है, ध्यान देना है। ठीक है, ये आपके, ठीक है, कई हजार साल, लाखों साल पुराना हिस्ट्री है। कुछ लोग बोलते हैं कि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व का है। ठीक है, यानी 5 लाख ईयर ओल्ड कुछ लोग इसको मानते हैं। ठीक है, तो एज ड्यूरेशन बेसिकली क्राइटेरिया में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, आप बताते हैं कि स्टोन एज को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, स्टोन एज को हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कहते हैं। सेकेंड को हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल, यानी मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। और तीसरे को हम लोग कहते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, अब ये क्या है, ये लगभग आपके 5 लाख ईयर ओल्ड कहानी है। ध्यान देना, 5 लाख ईयर से लेकर, ठीक है, लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी कहानी है। और लगभग आपके 10 वर्ष, 10,000, ठीक है, 10,000 वर्ष, ठीक है, ईसा पूर्व की कहानी, यानी ईसा के जन्म से, ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से भी लगभग 10,000 वर्ष पहले की आपकी जो स्टोरी आती है, वो आपकी स्टोन एज की स्टोरी आती है। इसमें भी जो सबसे लंबा ड्यूरेशन है आपका, ध्यान देना है, जो सबसे लंबा ड्यूरेशन आपका माना जाता है, यानी लगभग आप ध्यान देंगे। आइए मैं यहां पे डिवीजन कर देता हूं। ठीक है, हालांकि टाइम पीरियड के बेस कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक चीज ध्यान रखें। लोग को क्या ना कि बहुत फैक्चुअली जाएगा तो क्या सोचेंगे भाई इतना ज्यादा याद करना है, ठीक है, सर पकड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान देना कि कभी इतना मतलब वो जो ड्यूरेशन का डिवीजन है ना, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता है। ठीक है, दिमाग रखना है। हम लोग ये काम करते हैं ना कि सीधे एक काम करते हैं, आपको हम
ठीक है, आप आइए सीधा और पूरा आपाषाण काल को समझते हैं। इसमें डिवीजन आप लोग समझ गए, ठीक है, ये डिवीजन मैंने ऊपर ही बता दिया। अब हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं अपना, वो है पूरा आपाषाण काल, यानी ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान देना है, ये आपकी ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, ये लगभग आपके 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व की कहानी है। तो इतनी लंबी कहानी आप समझने के लिए क्या करते हैं, आपको सरलता से समझ में आए, हिस्टोरियंस ने इसको 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, हिस्टोरियंस ने क्या किया, इसको 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया। एक को हम लोग कहते हैं लोअर, ठीक है, यानी निम्न पूरा आपाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पीए मतलब पैलियोलिथिक एज। एक को हम लोग कहते हैं मिडल, ठीक है, पीए मतलब, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। और एक लोग बोलते हैं, ठीक है, उच्च, एक को बोलते हैं यानी अपर बोलते हैं, अपर, ठीक है, यानी ये आपका हो गया निम्न पूरा आपाषाण काल, मध्य पूरा आपाषाण काल और उच्च पूरा आपाषाण काल। ये आपका क्या होता है, इसका ड्यूरेशन है आपके स्टार्ट से लेकर, स्टार्ट से आपका, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, ईसा पूर्व, ईसा बीसी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका 1 लाख से स्टार्ट होता है और ये आपका 40 के यानी 40,000 बीसी यानी ईसा पूर्व तक जाता है। और ये आपका, ठीक है, 40 के से स्टार्ट होता है, ध्यान देना है, और ये आपका आता है 10 के ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक है, अब ये आपको जो मैंने ड्यूरेशन लिखा है ये याद नहीं रहेगा, चलेगा, इसमें 1% का कष्ट आपको नहीं उठाना। ठीक है, बिल्कुल मत याद करिएगा। अब देखिए होता क्या ना कि एक्चुअली ये डिवीजन कैसे क्या है, हो क्या रखेंगे, जब एकदम पहला, जब आपका पूरा आपाषाण काल यानी जो पैलियोलिथिक एज स्टार्ट होता है, खासतौर पे जो आपका स्टार्टिंग पैलियोलिथिक एज है यानी जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, यहां पे अभी जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, बहुत ठंडा है। ठीक है, अभी देखिएगा होगा क्या, अभी यहां का जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है वो क्या है, बहुत ही ठंडा है, यानी बहुत ही ज्यादा क्या है, कोल्ड है, यानी चारों तरफ क्या है, स्नो एज है। ठीक है, यानी बर्फ ही बर्फ है। अब एक मूवी भी आई थी, ठीक है, एक मूवी भी आई थी। अब क्या है कि जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि इस ड्यूरेशन में आपको बड़े बड़े जानवर देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे जानवर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपको क्या होगा, बड़े बड़े जानवर देखने को मिलेंगे। समय के साथ क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज होगा, यानी जलवायु परिवर्तन होगा, और टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। टेम्परेचर में क्या होगा, थोड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। टेम्परेचर में समय के साथ वृद्धि होगी, मतलब क्या है कि जो हिमनद वगैरह है, जो आपकी बर्फ वगैरह है, ठीक है, वो क्या होगा, वो पिघलेंगी, वो मेल्ट होंगी। पिघलेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि कुछ कुछ पॉन्ड्स का, ठीक है, रिवर्स का, ठीक है, इसको समझना है, ठीक है, लेक का, झरनों का, इनका क्या होगा, इनका निर्माण होगा। ठीक है, यानी क्या है, जब तापमान में वृद्धि होगी समय के साथ, तो एक तो स्मॉल एनिमल्स की संख्या में वृद्धि होगी, स्मॉल एनिमल की संख्या में वृद्धि होगी, प्लस जो, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज है उसमें वृद्धि होगा, वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, इसमें 2 चीज आप लोग शामिल कर सकते हैं, एक तो वाटर रिसोर्स में एक तो पीने योग्य पानी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, और एक आपका हो जाएगा फिश वगैरह। ठीक है, छोटी छोटी मछलियां, ठीक है, इनका विकास हो जाएगा। अब सोचिए समय के साथ तापमान और गर्म होगा तो और छोटे छोटे जीव आएंगे, और जो ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, इनकी रनिंग स्पीड तेज होती है। अब सोचिए खरगोश से तेज कभी हाथी दौड़ पाएगा, तो सीधी बात है नहीं। यानी जो ये छोटे जानवर आ रहे हैं, इनकी रनिंग स्पीड क्या है, इनकी जो रनिंग स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब समझ जाना। अब देखेंगे जैसे जैसे पर्यावरण में चेंजिंग आ रही है, वैसे वैसे इनके टूल्स में चेंजिंग आएगा। बड़े जानवर को मारने के लिए कोई और हथियार, छोटे जानवर को मारने के लिए कोई और हथियार, तो इनके टूल्स में चेंजिंग आता है। तो इनके टूल्स में आई हुई चेंजिंग के आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
क्लियर बात? अगर आप लोगों ने इतनी कहानी मेरी समझ ली तो क्यों डिवाइड करते 3 पार्ट में, आप लोग ये चीज समझ जाएंगे। अब सोचो, ये देखिए इस ड्यूरेशन के जो मेन टूल्स हैं मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप टूल्स देखिए जो आपकी निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी होती है, ठीक है। साउथ इंडिया से सबसे पहली बार इसको पाया जाता है, कहां से पाया जाता है, तो हैंडेक्स को सबसे पहली बार आपको दिखेंगे, आपको साउथ इंडिया से, दक्षिण इंडिया, ठीक है, से देखने को मिलता है। इसी के कारण क्या है कि हम लोग इसको हैंडेक्स कल्चर भी, ठीक है, साउथ इंडिया में जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, ठीक है, जो आपका लोअर पैलियोलिथिक एज है उसको हम लोग हैंडेक्स कल्चर के नाम से साउथ इंडिया में जानते हैं। आप देखना है उसके बाद से आपको जो अगला वो क्या मिलती है, ये आपकी हो गई तक्षणी, ठीक है, तक्षणी मिलती है। ये आपको जो चॉपर, ठीक है, जो चॉपिंग टूल्स है, यानी चॉपिंग टूल्स का मतलब होता है कि किसी चीज को काटने के लिए, जैसे चमड़ा को काटने के लिए, ठीक है, तो वो काटने के वाले औजार जो है, काटने वाले औजार, ठीक है, पहले इसका आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, समय के साथ आप बताइए मुझे कि औजार छोटे होंगे या बड़े होंगे? भाई जानवर छोटे हो रहे हैं, इन्वायरमेंट हीट गर्म हो रहा है, तो यानी समय के साथ क्या होंगे कि जानवर छोटे होंगे। जानवर छोटे होंगे तो आपको टूल्स छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है, टूल्स छोटा रखना पड़ेगा। तो इसी के लिए देखेंगे फ्लेक कल्चर, आपका ब्लेड वगैरह आपका स्टार्ट हो जाता है मिडिल एज में बनने के लिए। हालांकि ठीक है, ब्लेड सब ना, यानी जो फलक है आपकी, जो वेदनी है, ठीक है, जो आपकी खुरचनी है, ठीक है, ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी बनना। जो अपर है इसमें आपको नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलती है, इसमें आपको नॉर्मली तक्षणी और खुरचनी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो फलक संस्कृति है ये स्टार्ट कब होती है, तो ये आपकी मध्य पाषाण काल में स्टार्ट होती है। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। तो यहां पे मैंने क्या है, ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में इन सबके नाम बोल दिए हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे कि ये सब सारे टूल्स हैं, ठीक है, इन टूल्स है। कितनी बार इन टूल्स के आधार पर इस कल्चर का नाम पड़ जाता है, ठीक है। जैसे हड़प्पा संस्कृति का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, मोहनजोदाड़ो संस्कृति भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि पहली बार साइट्स की खोज कहां पे हुई, हड़प्पा में हुई, तो हड़प्पा कल्चर कहते हैं। पहली बार वो साइट कहां पाई गई, सिंधु नदी के किनारे, रिवर्स में सिंधु नदी के किनारे, तो इसलिए उसको सिंधु रिवर बेल्ट बोल दिया, सिंधु सभ्यता बोल दी जाती है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कल्चर का नामकरण रखा जाता है, ठीक है। तो नामकरण कैसे होता है, आप लोग ये चीज समझ गए। अब देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से नॉर्मली आपकी यूपी पीसीएस क्वेश्चन बनाती है नॉर्मली, और बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपके कैसे बनते हैं, तो यहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लोकेशन बेस्ड बनते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है आपका, ठीक है, इनसे किन किन स्थलों का संबंध है, ठीक है, यहां पे निम्न पूरा पाषाण काल। तो ध्यान देना, जो निम्न पूरा पाषाण काल के आपके स्थल है, ठीक है, तो उसमें आपका आता है सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। सोहन नदी आपकी कहां पे है, तो सोहन नदी आपकी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसे क्योंकि यहां से आपके इसके कुछ टूल्स पाए गए हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सोहन नदी घाटी बोलते हैं। यहां पे नॉर्मली आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद से आपको साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में ध्यान देना कि इसके कुछ कल्चर पाए गए, ठीक है, कर्नाटक वाले बेल्ट में पाए गए, ठीक है, हैंडेक्स पहली बार पाया गया था इसमें, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, इसके साथ साथ ध्यान देंगे जो भीम बेटका है आपका, भीम बेटका कहां पे है, आपकी एमपी में है। भीम बेटका भी आपकी, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण कालीय स्थल है, ठीक है। इसके बाद से यूपी में आपका, यूपी भी आपकी देखेंगे कि जो बेलन नदी घाटी है, बेलन घाटी है यूपी की, वो आपकी क्या है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अभी हम लोग बेलन घाटी के कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, अपने दिमाग में रखना। सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल्स इस ड्यूरेशन के मिले ना वो बेलन घाटी से ही मिले, तो आप लोग बेलन नदी घाटी को अपने दिमाग में रखना, ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे दूसरा हम लोग क्या है, दूसरा हम लोग का है मध्य पाषाण काल, ध्यान देना है। दूसरा हम लोग का क्या है, तो दूसरा हम लोग का मध्य पाषाण काल है, ठीक है, ध्यान देना है। हम लोग देखेंगे कि भैया जो मध्य पाषाण काल है उसके कौन कौन से स्थल है, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल के अब हम लोग स्थल जो है उनको देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल के। देखिए जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है आपके, वो आपका एक तो क्या है, ध्यान देना है, ठीक है, एक दिमाग रखना है कि इसमें एक तो आपकी एमपी की सोन घाटी है, सोन आपकी नदी है, तो सोन वैली वाला जो बेल्ट है, सोन वैली वाला जो बेल्ट है, सोन घाटी, ठीक है, यानी सोन वैली कहां पे आपकी,
एमपी में ही आपका। तो सोन वैली वाला जो बेल्ट है ये आपकी इसमें मिडल वाले में आती है। इसके साथ साथ ध्यान देना है आपकी, ठीक है, आपकी इसके साथ साथ क्या आती है, तो यहां पे आपका नेवासा, नेवासा आपका कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपका इसमें शामिल होता है। यूपी की जो बेलन घाटी है, ठीक है, यूपी को ध्यान देना है, जो आपकी यहां पे ध्यान देना है, यूपी की जो बेलन घाटी है वो भी इसमें शामिल होती है। बेलन घाटी यूपी ऊपर देख लिए हम लोग, ठीक है। यानी मध्य पूर्व पाषाण के जो कल्चर्स हैं, जो संस्कृति के टूल्स है, बेसिकली टूल्स, कल्चर में यहाँ पे टूल्स ही हैं, ठीक है। तो वो मध्य प्रदेश के सोन नदी घाटी में पाई गई है, बेलन नदी घाटी में आपकी यूपी में पाई गई है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। इसके साथ साथ कर्नाटका की ध्यान देना है, इसके साथ साथ कर्नाटका में आपकी पाई गई है, कृष्णा घाटी में पाई गई है, कृष्णा वैली में पाई गई है, कृष्णा वैली में पाई गई है आपकी कर्नाटका में, इसके एग्जाम्पल पाए गए हैं। अब बताए अपर की बात करते हैं, ठीक है, अपर की बात करते हैं, ठीक है, अपर की बात करते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। अपर की जो असल है उनको देखेंगे, तो जो आपका यहां पे एक तो ध्यान देना है बेलन घाटी यूपी, बेलन घाटी आपकी हो गई यूपी, ठीक है। सोन घाटी आपकी ध्यान देना है, सोन घाटी आपकी, ठीक है, आपकी एमपी की है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। यहां पे आपकी एक लोकेशन है रेनीगुंटा, ठीक है, ध्यान देना है, एक लोकेशन आपका है रेनीगुंटा, रेनीगुंटा आपकी कहां है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में, ये आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप यहां पे एक चीज का देख रहे होंगे कि भाई बेलन घाटी को आप तीनों में देख रहे होंगे, तो यानी पूरे के पूरे पाषाण का पूरा पाषाण काल जो आपका है, पूरा का पूरा जो आपका पाषाण काल ही है, उसके साक्ष्य आपको कहां से मिलेंगे, इसके तीनों फेज के साक्ष्य आपको बेलन घाटी से दिखने को मिलते हैं, ठीक है। बेलन घाटी कहां पे है, तो बेलन घाटी आपका उत्तर प्रदेश में। तो कभी भी यूपी के जो परंपरागत साक्ष्यों के बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेलन घाटी में, ठीक है, जो स्टोन एज की लगभग सभी अवस्थाओं का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक कंक्लूजन तो यहीं पे निकल गया, एक कंक्लूजन देखिए यहां निकल गया, ये मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं, एक कंक्लूजन तो आपको यहां देखने को मिल गया, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, सेकेंड कंक्लूजन क्या है, एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे आपने सोहन नदी घाटी देखा है, ठीक है, सोहन नदी घाटी देखा है। अब ध्यान देना है, जो सोहन नदी घाटी है यहां पे एक्चुअली है क्या, सोहन नदी जो है ना ये सिंध की ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी क्या है, ये आपकी सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सिंध रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, यानी सिंध की सहायक नदी है, ठीक है, सिंध की क्या है, सहायक नहीं है। यहां पे क्या है, यहां पे लोअर पैलोलिथिक एज की कुछ टूल्स मिले हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद से हम लोग आएंगे, ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, जो आपने यहां पे देख, एक चीज बता दें आपको, ठीक है, जो लोअर पैलोलिथिक एज का एक आपको मैंने बोला कि साउथ इंडिया में भी इसके एग्जांपल देखने को मिले हैं, साउथ इंडिया में भी इसके एग्जांपल देखने को मिले हैं। बेसिकली साउथ इंडिया में इसका एग्जांपल आपको कहां देखने को मिला है, मद्रास में देखने को मिला है। कहां पे देखने को मिला है, मद्रास में देखने को मिला है। मद्रास में आपको सबसे पहले यहाँ पे कौन सी चीज देखने को मिली है, तो मद्रास में जो टूल्स पाया गया था वो हैंड एक्स टाइप का पाया गया था, हैंड एक्स टाइप का पाया गया था, यानी ठीक है, यहाँ पे जो हैंड एक्स टाइप का टूल्स क्या है आपकी मद्रास के समीप पाया गया था, ठीक है। इसी के लिए मद्रास में, ठीक है, जो लोअर पैलोलिथिक है जो उसको हैंड एक्स कल्चर भी कहते हैं, ठीक है, हैंड एक्स कल्चर भी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। आप देखेंगे पूरे के पूरे पाषाण काल में, आपको पूरा पाषाण काल में मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ये आपका हो गया मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, और ये आपका हो गया, ठीक है, नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। इस ड्यूरेशन में मानव पूरी तरीके से क्या है, हंटर है और फूड गैदरर है। यहां भी मानव हंटर ही है और फूड गैदरर ही है, लेकिन यहां पे अब क्या है, यहां पे पशुपालन स्टार्ट हो गया है, ध्यान देना है, यानी यहां पे आपको एनिमल, ठीक है, हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई है, हस्बेंड्री स्टार्ट हो गई है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन स्टार्ट हो गया है। यानी पशुपालन का शुरुआत कहां हो गया, आपकी
मध्य पाषाण काल में ही हो गया है, ठीक है। और यहां से यूपीपीसीएस क्वेश्चंस को बनाती है, ठीक है, ध्यान देना है। अगला जो आपका एग्रीकल्चर और पशुपालन का व्यापक विस्तार देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो व्यापक विस्तार देखने को मिलता है वो आपका नियोलिथिक एज में देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज समझना है। अब एक चीज समझिए, ध्यान देंगे, जब आप पूरा का पूरा पाषाण काल देख लेंगे ना, तो आपको किसी भी इसके साइड से ध्यान देना है, इसके किसी भी साइड से आपको ध्यान देना है, कहीं भी, ठीक है, आपको चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, किसी का भी जीवांश देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान देना है आपको, ठीक है, चाहे एनिमल हो चाहे पशु हो, ठीक है, आपको किसी का भी क्या होता है, ठीक है, जीवांश देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको किसी का भी जीवांश देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको किसी का भी जीवांश देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो क्या हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो आपका, ठीक है, पशु हो, ठीक है। बट एनिमल या ह्यूमन किसी का भी जीवांश देखने को मिलेगा, लेकिन एक यहां पे कुछ क्या ना, कुछ फैक्ट्स हैं, एक जगह छोड़ दीजिए। एग्जांपल कह रहा है कि केवल आपको एग्जांपल क्या देखना है, तो ध्यान देना है नर्मदा नदी घाटी, ध्यान देना है नर्मदा रिवर में, नर्मदा नदी घाटी भी आपकी से आपका बेसिकली पूरा पाषाण काल के तीनों स्थल मिलते हैं, तीनों जो टूल्स है ना तीनों साइड्स के, वो आपके नर्मदा बेल्ट में भी मिलते हैं, बेलन और नर्मदा दोनों में मिलते हैं। तो जो आपकी नर्मदा वैली है, ठीक है, नर्मदा घाटी में क्या ध्यान देना है, नर्मदा घाटी अपनी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा घाटी में बेसिकली ध्यान देना है, यहां पे आपको मानव की खोपड़ी मिली है। मानव बहुत हल्का हो जा रहा है ना, पेन थोड़ा सा हमको बड़ा करना होगा। यहां से आपको नर्मदा वैली से मानव की खोपड़ी देखने को मिली है, ठीक है, मानव की खोपड़ी देखने को मिली है। नर्मदा वैली कहां पे है, ये नर्मदा वैली आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया कि भैया केवल आपको नर्मदा वैली छोड़ दी ना, तो आपको कहीं भी ऐसे एग्जांपल्स देखने को नहीं मिल रहे, ठीक। इसके साथ साथ आप क्या करिए, बेलन घाटी लीजिए, वेलन वैली लीजिए, वेलन घाटी लीजिए। यहां पे आपको ध्यान देना क्या मिला है, यहां पे आपको अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। बेलन घाटी में आपको क्या है, अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, ध्यान देना है, अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा, ठीक है। अब देखिए ये एग्जांपल आपको बेलन घाटी से मिला, बेलन घाटी आपका कहां पे है, बेलन घाटी आपका यूपी में, ठीक है। इंग्लिश इसका लिख दो, ठीक है, ध्यान देना है। ये क्या है, ये इनकी रिलीजियस, इनकी जो धार्मिक मान्यता है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं मातृ देवियों की पूजा आपकी स्टोन एज में देखने को आपको मिलती है, ठीक है, ये चीज समझना है। अब हम लोग का अगला आपका आता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपका आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आता है। जब मध्य पाषाण काल की बारी आती है, ठीक है, इसकी इंग्लिश आपकी होती है, ध्यान देना है, मेसोलिथिक एज, ठीक है, ध्यान देना है, मेसोलिथिक एज होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए मैंने पता है क्या कि जाहिर बात है कि मेसोलिथिक एज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया जो जलवायु जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही होगी। तो मैंने वो क्लाइमेट के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, उसके इंपैक्ट क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा और 10 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। मैं आईपैड चार्जिंग में लगाना भूल गया हूं, ठीक है, तो मैं बस उसको चार्जिंग में लगा दे रहा हूं।
चलिए हो गया है। एक सेकंड, एक सेकंड टाइम दीजिए मुझे। चलिए, वो एक्चुअली मैं भूल गया था, थोड़ा सा चार्जिंग में था ना, ठीक है, क्लास बीच में ही बंद हो जाती है, मैं ध्यान नहीं देता। तो ओके, चलिए ठीक है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे मेसोलिथिक एज। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया तापमान में क्या है, परिवर्तन आई है। तो वो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट कर दिया है कि इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि भैया जानवरों के शिकार के साथ साथ इनके खाने के बंदोबस्त में अब क्या होगा, मछली यानी फिश ऐड हो गया होगा। यानी अब ये लोग क्या करते होंगे इस ड्यूरेशन में, ठीक है, पशुओं का शिकार करने के साथ साथ, यानी एनिमल्स का शिकार करने के साथ साथ क्या है, जान देंगे, पशु शिकार के साथ साथ इनके भोजन की व्यवस्था में क्या जुड़ गया होगा, ठीक है, मछली जुट गई होगी। यानी इनके शिकार में आपकी मछली शिकार, ये दोनों ये चीजें अब क्या हो गई इनकी बेसिकली, ठीक है, अब इनके फूड में शामिल हो गए होंगे, क्योंकि अब जलवायु गर्म हो रही है, अब तालाब बनना स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर बात है उसमें मछली का विकास आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इस ड्यूरेशन के जो प्रमुख टूल्स थे, मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख टूल्स हैं उनको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन के जो प्रमुख टूल्स हैं उनमें आपका आता है फलक। ठीक है, जैसे जैसे ड्यूरेशन आगे बढ़ेगा, फ्लेक उपकरणों की जो का काल आएगा, फलक उपकरणों का काल आएगा। ठीक है, तो यानी यहां पे आपको देखने को मिलेगा फलक यानी ब्लेड, क्योंकि अब उनको पतले पतले चमड़े छिलने, ठीक है, जो पेड़ों की छाल है वो काटना है। ठीक है, तो फ्लेक उपकरणों की प्रधानता में क्या होगा, वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको इसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको खुरचनी देखने को मिलेगी, स्टेपर। ठीक है, आपको बेधनी देखने को मिलेगी, बेधनी को इंग्लिश में कहते जानेंगे पॉइंट कहते हैं हम लोग। आपको ये टूल्स देखने को मिलेंगे, और जो इसके एग्जाम्पल, इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, इस ड्यूरेशन के जो आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको देखते हैं। तो इस ड्यूरेशन के जो आपके महत्वपूर्ण स्थल है वो ध्यान देना है। ठीक है, वो आपका है मैहदहा प्लस सराय नाहर राय, सराय, ठीक है, नाहर राय, नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय। अब देखिए, तो ये आपके क्या है, ये स्थल आपके कहां पे पाए जाते हैं, ये स्थल आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ये स्थल आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, मैहदहा से क्या है, मैहदहा से आपको किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो सील बट्टा का। ठीक है, सील बट्टा का। आप बोलेंगे सील बट्टा, आपने गांव में देखा होगा ना, वो एक सील रहता था, उसके ऊपर चटनी उटनी पीसने के लिए या कोई भी चीज पीसने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो वो सील बट्टा। ठीक है, तो सील बट्टा के साक्ष्य यहां से मिले हैं, मैहदहा से आपको सील बट्टा के एविडेंस मिले हैं, सील बट्टा के। ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो आपका सराय नहर रहा है ना, ध्यान देंगे, जो आपके सराय नहर रहा है, यहां से स्तंभ गर्त के साथ साक्ष्य मिले हैं, यहां से आपका स्तंभ, ठीक है, गर्त का साक्ष्य मिला है, ध्यान देना, स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। इसके साथ साथ आपका जो एक स्थल है, ध्यान देना है, ठीक है, वो एमपी का एक लोकेशन है, उसका नाम है आदमगढ़, आदमगढ़ और बागौर, दोनों एमपी का नहीं है। आदमगढ़ आपका एमपी का है और बागौर आपका आरजे यानी राजस्थान का है। ठीक है, आरजे यानी राजस्थान का है। यहां से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले, ध्यान देना है। ठीक है, यहां से आपको क्या है, यहां से आपको पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के, ओल्डेस्ट एनिमल हस्बेंड्री के जो एविडेंस है यहां से मिले हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट एनिमल, ठीक है,
हस्बेंड्री। ठीक है, इसके आपके एविडेंस आपको कहां से मिले हैं? तो इसके एविडेंस आपको मिले हैं, ठीक है, बागौर एवं आदमगढ़ से। ये यूपी पीसीएस का सबसे हिट क्वेश्चन है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछती रहती है, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, दिमाग में रखना है। इसके बाद से कुछ और महत्वपूर्ण लोकेशंस आप लोग ले लीजिए, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, लंगनाज है आपका, लंगनाज है आपका, लंगनाज आपका कहां पड़ता है? तो लंगनाज आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है, लंगनाज आपका कहां पड़ता है? लंगनाज आपका गुजरात में पड़ता है। इसके साथ साथ आप लोग कुछ और स्थल कर लेंगे, तो एक पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, बीरभानपुर, ठीक है, एक वेस्ट बंगाल का है आपका बीरभानपुर, बीरभानपुर, ये आपका है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, ध्यान रखें, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अच्छा ध्यान देना है, मैंने बोला कि ये ओल्डेस्ट, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, किस साक्ष्य है? एनिमल हस्बेंड्री कब स्टार्ट होती है? तो जाहिर सी बात है जब आपकी एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई हो, ठीक है। एक घूमता हुआ इंसान जब कृषि करने लगता ना, एग्रीकल्चर, ठीक है, एक घुमक्कड़ इंसान जब एग्रीकल्चर करता है तभी उसको जानवरों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का भी जो प्रारंभिक साक्ष्य होगा ना, जो सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर का साक्ष्य होगा, वो आपको यहीं से मिला है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि कृषि की शुरुआत कब हुई, तो कृषि की शुरुआत आपकी हो गई थी, ठीक है, कृषि की शुरुआत आपकी हो गई थी मेसोलिथिक पीरियड पे। क्लियर बात, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या सर इस ड्यूरेशन में आग की खोज हो गई थी? आग की खोज, ठीक है, अगला है आपकी हेडिंग, क्या इस ड्यूरेशन में आग की खोज हो गई थी? आ जाओ दोस्त, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैं एक लोकेशन बताता हूं, और वो लोकेशन है उत्तर प्रदेश का, और उस लोकेशन का नाम है महदहा एवं सराय नहर राय, ठीक है, महदहा एवं सराय नहर राय, ठीक है। ये लोकेशन ऐसे हैं जहां से आग के साक्ष्य पाए गए हैं। सराय नहर राय से ध्यान देना है, यहां से पशुओं की अधजली, ठीक है, ध्यान देना है, सराय नहर राय से, ठीक है, पशुओं की अधजली यानी हाफ जला हुआ क्या है, बोन्स मिले, हड्डियां मिली हैं, ठीक है। तो पशुओं की, एनिमल्स की क्या यहां पे, पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं, यानी बोन्स मिली हैं, हड्डियां यानी बोन्स मिले हैं। भैया हड्डियां जली कैसे हैं? जल रही हैं मतलब आग का नॉलेज हो गया था, हो सकता कि भून के खा पी रहा हूं और नहीं कुछ छूट जाता उससे, तो उस हिसाब से पता चला है कि भैया ये लोग आग जलाना जानते थे। इसके साक्षात आपकी महदहा में जान देंगे, ठीक है, महदहा में आपको गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, मैदाहा में आपको क्या है, मैदाहा में आपको गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ध्यान देना है, गर्त चूल्हे की, चूल्हा बेसिकली स्टोव को बोलते हैं, ठीक है। स्टोव, इसके एविडेंस आपके महदास में है। ये बताता है कि आग की खोज हो गई थी। आग की खोज होने के लिए बेनिफिट क्या होगा, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई होगी, ठीक है। तो इस एक तो इनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई होगी, क्यों? क्योंकि अब तक ये बिना भुजा हुआ मांस खाते थे, तो जाहिर सी बात है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते थे वो ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और इनको ठीक है, ये जल्दी बीमार होकर मर जाते होंगे। तो जाहिर बात है कि आप जब भून के खाएंगे तो जो दूषित पदार्थ होते हैं वो नॉर्मली क्या होंगे कि भून उनके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वो मांस अब ज्यादा हानिकारक नहीं होता है जब आप उसको भून के खाते हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई, ठीक है। खाने पीने में विविधता आ गई होगी, ठीक है। अब इनको पास क्या है, खाने पीने में विविधता आ गई होगी। सिक्योरिटी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। किससे सिक्योरिटी से? तो जंगली, खास तौर पे जंगली जानवरों के, जंगली जानवरों से, ठीक है, सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब हम लोग यहां से आएंगे, ध्यान देना है, यहां पे एक लोकेशन में आपको और बता दूं, ठीक है, यहां पे बहुत पुरस्कार, ठीक है। आप यहां पे भीमबेटका का एग्जांपल ले लो एक, यहां पे आप क्या करिए, एक भीमबेटका का एग्जांपल लीजिए,
भीमबेटका आपका ये स्थित कहां पे है? तो भीमबेटका आपके एमपी में स्थित है। और भीमबेटका से भी क्या है कि आपके मेसोलिथिक के साक्ष्य मिलते हैं। यहां पे आपको दो साक्ष्य मिलेंगे। यहां पे आपको एक तो ध्यान देना है, यौन संबंध का साक्ष्य मिलता है, यानी यहां से पता चलता है, ठीक है, यौन संबंध का साक्ष्य मिलता है, यानी यहां से आता है कि ये लोग फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करते होंगे। ठीक है, ध्यान देना है, फैमिली नामक एक इंस्टीट्यूशन आगे होगी। दूसरा बात समाधान का ध्यान देना है। दूसरी बात क्या है, यहां पे समाधान का आपको साक्ष्य देखने को मिलता है। ये चीज समझ गया? ठीक है, तो यहां पे आपको नॉर्मली दो चीज के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपको यौन संबंध का साक्ष्य देखने को मिलेगा और एक तो आपको समाधान का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहां पे हो गया सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, और ये आपका हो गया अगला। ठीक है, अगला आपका हो गया समाधान। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भीमबेटका आपका एमपी हो गया, ये चीज आपको पता चल गई है। ठीक है, भीमबेटका बेसिकली एक गुफाकृत क्षेत्र है। ठीक है, अगला हम लोग लास्ट देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट आपका क्या है? ठीक है, लास्ट आपका है, ध्यान देना है, वो है आपका नौपाषाण काल। लास्ट आपका है नौपाषाण काल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नौपाषाण काल को। नौपाषाण काल को हम लोग कहते हैं, ठीक है, नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज कहते हैं हम लोग। ठीक है, नौपाषाण काल। अब जब बात आती है दोस्त की नियोलिथिक एज की, ठीक है, तो नियोलिथिक एज में आपकी दो चीजें जो आपकी मेसोलिथिक में स्टार्ट होती है, अब यहां पे व्यापक तौर पे होने लगेंगी। उन दो चीजों का नाम है एग्रीकल्चर और आपका, ठीक है, पशुपालन, यानी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये दो चीज आपकी अब यहां पे व्यापक तौर पे स्टार्ट हो गई। क्लियर बात? हम लोग क्या देखने वाले, ध्यान देना है, इस ड्यूरेशन में जो एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं कि किस किस, ठीक है, कि किस किस फसलों की बेसिकली यहां पे उत्पादन किया जाता था। तो यहां पे आपको जौ का उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपको बेसिकली ध्यान देना है, जौ का उत्पादन देखने को मिलेगा, खजूर का उत्पादन आपको देखने को मिलता है, जौ, खजूर, गेहूं का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गेहूं आपका, प्लस यहां पे कपास का भी उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि नौपाषाण काल में निम्नलिखित में से किन किन फसलों का उत्पादन होता था। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये तो हो गया कि किन किन फसलों के एग्जांपल्स आपको नॉर्मली यहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, यहां पे जाहिर सी बात है, जो फैमिली प्लानिंग यहां पे सेक्सुअल रिलेशनशिप के रिकॉर्ड्स मिले ना, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसे रिलेशनशिप के एग्जांपल आपको यहां पे बात बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब फैमिली नामक इंस्टीट्यूशन यहां पे ज्यादा प्रभावी होगी किस ड्यूरेशन में? नौपाषाण काल में फैमिली, ठीक है, प्लस मैरिज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी नौपाषाण काल में रही होगी। और जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप अब ओपन है तो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अब लोग घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अब लोग क्या होना होगा, हाउसेस वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जाहिर बात है, पहले हाउस कैसे रहोगा? पहले हाउस रहा होगा आपका, ठीक है, मिट्टी का रहा होगा, सरकंडे का रहा होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसे आपके हाउसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिट्टी और, ठीक है, सरकंडे के। ठीक है, मिट्टी और सरकंडे के आपके हाउस देखने को मिलेंगे। ठीक, अब बता दें भैया कि हम लोग क्या करते हैं ना कि इस ड्यूरेशन में ध्यान देना है, इस ड्यूरेशन के टूल्स कहते रहेंगे। टूल्स, तो टूल्स मैंने बोला कि आगे जैसे जैसे ड्यूरेशन बनेगा ना, वो फ्लेक टूल्स का, फ्लेक संस्कृति में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, और होगा क्या कि इस ड्यूरेशन में टूल्स को पॉलिश्ड कर दिया जाएगा, यानी आपको बेसिकली पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको पॉलिश्ड टूल्स देखने को मिलेंगे, यानी पॉलिशदार आपको हथियार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ताकि ये ज्यादा टिकाऊ हो, ज्यादा से ज्यादा चले। ठीक है, ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको चाहती है नॉर्मली देखने को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसमें आगे और जिन चीजों को देखते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बस 5 मिनट आपकी क्लास अब खत्म हो जाएगी।
केवल हम लोग महत्वपूर्ण लोकेशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण लोकेशन। महत्वपूर्ण, ठीक है, स्थान यानी इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या समझना है, देखिए अभी क्या है ना कि मैंने 20 साल का पेपर उठा के देखा तो स्टोन से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछी है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है, यूपी पीसीएस पूछी हुई है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नॉर्मली आपके यूपी पीसीएस ने बनाए हुए हैं, ठीक। अच्छा, जब आपकी बात आती है कि भैया कि हम लोग क्या करते हैं कि तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मिलता है क्या, और वो एग्जांपल है आपका बुर्ज होम, ठीक है, ध्यान देना है, वो एग्जांपल आपका क्या है, बुर्ज होम है। और बुर्ज होम कहां है, तो हमको पता है दोस्त कि बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम कहां स्थित है आपका, तो बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आप देखते कि भैया कि यहाँ का जीवन कैसे, जम्मू कश्मीर की बुर्ज होम में जीवन कैसे दिखता था, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि भैया नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर हो रहा है, नवपाषाण काल में पशुपालन हो रहा है, ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है, इसी पे क्या होगा, बेस्ड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे एक एग्जाम्पल पाया गया है, मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला, यहां पे मानव को कुत्ते के साथ, ठीक है, ध्यान देना है, कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, क्लियर बात, यहां पे मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ब्यूरियल विथ डॉग, ठीक है, तो कुत्ते के साथ यहां पे दफनाने के आपको साक्ष्य देखने को मिले हैं, साथ ही साथ यहां पे आपको गर्त आवास के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ठीक है, गर्त आवास की यहां पे आपको एविडेंस देखने को मिले हैं, ठीक है, गर्त आवास के एविडेंस देखने को मिले हैं। अच्छा, अगला इसमें आपका एक लोकेशन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका, ध्यान देना है, ठीक है, वो आपका है कश्मीर का ही एक, वो है गुफ कराल, जानना है, उस लोकेशन का नाम है गुफ कराल, ये आपका कहां है, ये भी आपका J&K यानी या J&K क्या कश्मीर में, बेसिकली मैं लिख देता हूं कश्मीर में, ये ठीक है, ये चीज जानना है। यहां पे आपको क्या है, ध्यान देना है, यहां पे आपको जो चीज मिली है वो है आपका ध्यान देना है, सील लोड़ा यानी सील बट्टा मिला है, यहां पे आपका यहां पे क्या है, सिलबट्टा। आप बता सकते हैं यूपी में भी एक लोकेशन में मैंने बताया कि आपको पाया गया है, ध्यान देना है, ठीक है, सिलबट्टा मिला है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक हड्डी की सुई यहां पे मिली है, ये कॉटन उपजाया जा रहा है तो उसको सिला कैसे जाता होगा, उसके लिए सुई क्या होगी, तो उसके लिए बोन का आपको सुई देखने को मिलेगा, हड्डी की सुई देखने को मिलेगी, ठीक है, हड्डी की सुई देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैंने गूगल किया था तो बोन मैरो दिख रहा था, MAROW, ठीक है, अगर हड्डी की सुई की इंग्लिश को कुछ और होगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे गूगल किया था तो आपको अपने को ये दिखा था, ठीक है, ये सारी चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद से साउथ इंडिया में एक लोकेशन है, आपका ध्यान देना है, वो है नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ध्यान देना क्या है, नागार्जुन कोंडा, ठीक है। आपको ये कहां पे, ये आपका साउथ इंडिया में, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ये भी आपका क्या है, यहां से भी आपको, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड के एग्जांपल देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल थोड़ा सा एक आपका छोटा टॉपिक छूट जा रहा है, ठीक है, वो आपका है, ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी कैल्कोलिथिक कल्चर, इसको हम लोग देख लेंगे, कैल्कोलिथिक कल्चर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अभी की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।